आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक फॉर द बैंक प्रमोशंस। सभी बैंक्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। सो अगर आप बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर टू गो फॉर दीज पर्टिकुलर वीडियोस। दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, राइट। जल्दी से जल्दी ऑडियो वीडियो क्वालिटी को कंफर्म कर दीजिए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका एक्सेस जरूर मिले। नाउ इट्स अबाउट द डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी जहां पर बेसिकली इंस्ट्रूमेंट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, बट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी हो सकता है, कोई कमोडिटी भी हो सकती है, कोई स्टॉक भी हो सकता है, स्टॉक इंडेक्स भी हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। एंड डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है स्पेक्यूलेशन पर्पस के लिए, आर्बिट्रेज पर्पस के लिए, अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप करोगे अपने आप को सेफगार्ड कैसे करेंगे? अब लेट्स से द केस कि आपको क्रेडिट रिस्क नहीं लेना, ठीक है, आपको रिस्क है कि ये जो लोन है ना, क्रेडिट लोन आपने दिया है, ये ऐसा ना हो कि ये डिफॉल्ट हो जाए, तो यू कैन बी गोइंग फॉर परचेजिंग द सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप परचेज कर लो। आपको फिक्स्ड रेट मिल रहा है लेकिन यू वांट द एक्सपोजर फॉर द फ्लोटिंग रेट, तो यू कैन बी गोइंग फॉर द इंटरेस्ट रेट स्वैप। ठीक है, आपने फॉरेन एक्सचेंज बाय करनी है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, यू कैन बी गोइंग फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आपको लग रहा है कि प्राइजेस अप जाएंगे, ठीक है, शेयर के रिलेटेड, एंड फर्दर आप वहां से पैसा कमाना चाहते हो, तो आप कॉल ऑप्शन को परचेज कर सकते हो, राइट। सो देर आर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, मल्टीपल डेरिवेटिव्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, सो उस पॉइंट से अगर देखें तो यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स रिलेटेड। तो सबसे पहला जो केस हम पढ़ने वाले हैं फॉर द डेरिवेटिव, दैट्स अबाउट द फॉरवर्ड्स। लेकिन फिर से आपको बता देता हूं, डेरिवेटिव्स की अपनी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। देयर वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। जो भी अंडरलाइंग एसेट है, कमोडिटी है, उससे उसकी वैल्यू डिराइव होती है, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इट्स अबाउट द फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड क्या होता है? फॉरवर्ड इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड रेट। इफ यू आर टू कॉट अ फॉरवर्ड रेट, आपको फॉरवर्ड रेट देना है, 3 महीने बाद किसी पर्सन ने आपसे यूएसडी परचेज करने हैं, तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो। लेट्स से पर्सन ए ने बाय करने हैं यूएसडी फ्रॉम द बैंक, 3 महीने के बाद इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मुझे 10,000 यूएसडी परचेज करने, आई एम टू बाय 10,000 यूएसडी 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 3 महीने के बाद चाहिए। अब पर्सन के माइंड में डर है कि ये ना हो कि प्राइजेस आज 89 रुपीज है, कहीं 92 93 रुपीज पहुंच जाए। आई वांट टू लॉक इन माय प्राइस सो डेट 3 महीने के बाद मैं इस फिक्स्ड प्राइस के ऊपर परचेज कर पाऊं यूएसडीज को। एंड इन्होंने लेट से फॉरवर्ड रेट निकाला कितना? लेट से इन्होंने बुक कर लिया 90.15। मार्केट का स्पोर्ट रेट अभी जो चल रहा था लेट से 89 रुपीज था, और 90.15 के ऊपर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया। अब 3 महीने के बाद मार्केट में कुछ भी प्राइस हो, द पर्सन ए कैन बी बाइंग द यूएसडी फ्रॉम द बैंक एट व्हाट प्राइस? एट 90.15। 90.15 के ऊपर पर्सन ए परचेज कर पाएगा यूएसडीज को। मार्केट में कुछ भी प्राइस हो, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, पर्सन ए के ऊपर अब ऑब्लिगेशन रहेगी दैट द पर्सन ए इज टू बाय एट 90.15 रुपी। क्लियर विद इट? काइंडली कंफर्म। ये चीज क्लियर होगी है? सो दैट्स अबाउट व्हाट? दैट्स अबाउट द फॉरवर्ड रेट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में सेटलमेंट कब होती है? इफ द सेटलमेंट इज बियॉन्ड T+2 days, यानी कि स्पोर्ट रेट से पीछे अगर सेटलमेंट होती है, देन वी से द फॉरवर्ड रेट वुड बी एप्लीकेबल। फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा है, आपके रेफरेंस के लिए बता देता हूं। दैट इज स्पोर्ट रेट प्लस माइनस फॉरवर्ड पॉइंट्स। दिस इज द फॉर्मूला। स्पोर्ट रेट प्लस माइनस फॉरवर्ड पॉइंट्स, ये फॉर्मूला रहता है। जब हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बात करी थी, तब उस टाइम पर हमने इसके फॉर्मूला के बारे में भी बात करी थी। एंड जो ये फॉरवर्ड्स होता है, अब मैं यहाँ पर ना आपको डेरिवेटिव की टाइप के बारे में बताने वाला हूँ। डेरिवेटिव के अलग अलग टाइप्स यानी कि कैटेगराइजेशन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन अदरवाइज अगर हम देखें ना, तो जो डेरिवेटिव होता है, आइदर इट विल बी ओटीसी, या तो ये होगा ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। आइदर इट विल बी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव और इट विल बी एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव। या तो ये ओवर द काउंटर डेरिवेटिव होगा या ये एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव होगा। ओवर द काउंटर डेरिवेटिव क्या होता है? दिस इज ओटीसी। ओटीसी
ओटीसी का मतलब होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, दो पार्टीज हैं उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब जैसे ये फॉरवर्ड था, मैंने आपको बताया कि पर्सन ए के बीच में और बैंक के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इट विल बी ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट। अब क्योंकि ओवर द काउंटर हो रहा है, दो पार्टीज के बीच में हो रहा है, तो दो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को टेलर कर सकती हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। यानी कि कोई स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन नहीं होती है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट नहीं होता है। अब अगर एक्सचेंज ट्रेड के ऊपर होगा, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होगा, तो उस सिनेरियो में डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म रहेगी। ठीक है, उस सिनेरियो में क्या होगा? इन दैट केस इट विल बी हैविंग द स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म। जैसे मान लो आप ऑप्शंस परचेज करते हो, फ्यूचर्स परचेज करते हो, तो वहां पर एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है। यानी कि आप वहां पर ये नहीं कर सकते ना कि मेरे हिसाब से ये कर दो, नो दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इफ यू वांट टू उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसमें कर सकते हो इन्वेस्ट, राइट? सो लेकिन जो ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब इसमें एक रिस्क शामिल हो सकता है। व्हाट टाइप ऑफ रिस्क? दैट इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। अब इस सिनेरियो में एक रिस्क शामिल रहता है, उसे हम कहते हैं काउंटर पार्टी रिस्क। कहीं सामने वाली पार्टी जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने से पीछे ना हट जाए, क्योंकि दो ही पर्सन के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट है। कौन जिम्मेदारी ले रहा है उस पर्सन की कि वो पर्सन अपनी अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करेगा? सो देयर इज अ रिस्क व्हिच इज अवेलेबल, व्हिच इज अ काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, एंड वो अवेलेबल होता है इन केस ऑफ द ओटीसी, यानी कि ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव्स के केस में, बट नॉट इन द सिनेरियो ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स के केस में जो काउंटर पार्टी रिस्क है वो अवेलेबल नहीं होता है। व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल? क्योंकि एक्सचेंज एक मिडल पार्टी की तरह एक्ट करती है, जो कि आपके ऑर्डर मैचिंग सिस्टम के हिसाब से चलती है, एल्गोरिदम्स के बेस पर चलती है। तो डेफिनेटली वहां पर जिम्मेदारी किसकी है? एक्सचेंज की रहती है। सो देयर इज वेरी लेसर, और से देयर इज नो काउंटर पार्टी रिस्क प्रेजेंट इन केस ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। तो फॉरवर्ड क्या है? फॉरवर्ड इज अ ओवर द काउंटर डेरिवेटिव, ये ओटीसी है, इट इज ओवर द काउंटर डेरिवेटिव्स। आफ्टर दैट इट्स अबाउट द फ्यूचर्स। अब फ्यूचर्स जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं? दे डू प्रोवाइड यू विद द लेवरेज पॉसिबिलिटी। क्या प्रोवाइड करते हैं? लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। लेवरेज क्या होती है? आप 1 रुपया लगाओ, एक्सपोजर आपको मिल जाएगा 10 रुपए का। एक्सपोजर मिल जाएगा कितने का? 10 रुपीज का एक्सपोजर मिल जाएगा, यानी कि आपको लेवरेज मिलता है। अब यहां तो इसमें इतना बेनिफिट हो जाएगा कि कैपिटल आपकी बहुत बढ़ जाएगी, या फिर आपको बहुत ज्यादा इसमें लॉस भी हो सकता है। एंड ये किस बेस पर चलते हैं? दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स। फ्यूचर्स होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव के बेस पर होते हैं, एंड दीज आर एमटीएम बेसिस। ये टर्म्स सभी के सभी माइंड में रखने की कोशिश करें। दीज आर एमटीएम बेसिस। एक होता है एचटीएम। एचटीएम का मतलब क्या होता है? एनीवन, इफ यू आर हैविंग आइडिया रिलेटेड टू इट, व्हाट इज एचटीएम? तब फिर उसके बाद मैं आपको वाईटीएम भी बता देता हूं। काइंडली डू आंसर एट द अर्लीस्ट। सो एचटीएम इज हेल्ड टिल मेच्योरिटी। आप मेच्योरिटी तक अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को रखते हो तो उसको एचटीएम कहते हैं, राइट? क्या उसके ऊपर प्राइस रिस्क होगा? नो, देयर विल बी नो प्राइस रिस्क। अगर आप मेच्योरिटी तक रख रहे हो फिर तो ना प्राइस रिस्क होता है। लेकिन इफ यू आर हैविंग एमटीएम बेसिस, एचटीएम इज व्हाट? दिस इज held till maturity. This is held till maturity. And when we are talking about the MTM, this is mark to market value. मार्क्ड टू मार्केट, जितनी मार्केट की वैल्यू है उसके हिसाब से आपके पोर्टफोलियो वैल्यू में प्लस माइनस होता रहेगा साइड बाय साइड। दैट बेसिकली एमटीएम बेसिस। तो अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, एमटीएम बेसिस होता है या एचटीएम होता है? डेफिनेटली दैट्स एमटीएम, मार्क टू मार्केट बेसिस है। क्यों? क्योंकि आप उसको सेल भी तो कर सकते हो, आप उसको ट्रेडिंग पर्पस के लिए अपने पास रख रहे हो, लेट्स से 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए। सो एमटीएम बेसिस पर होता है वो। दैट्स ऑन एमटीएम बेसिस। प्राइस चेंज होगा तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब फ्यूचर्स को एक एग्जांपल के तौर पर समझो। लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जांपल ऑफ द फ्यूचर्स। सो लेट्स से एक कंपनी का शेयर है 100 रुपीज का, मार्केट में 100 रुपीज का शेयर है, कंपनी एबीसी का शेयर है। अगर आप चाहो तो 100 रुपीज में शेयर को परचेज कर सकते हो, राइट? एंड दूसरी तरफ आपको एक फ्यूचर मिल रहा है, फ्यूचर मिल रहा है जिसमें इसके 250 यूनिट होंगे। कितने यूनिट होंगे? 250 यूनिट होंगे। किसके? इस पर्टिकुलर शेयर के।
अब अगर आप 250 यूनिट एक्चुअल में परचेज करने जाओ मार्केट में, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? डेफिनेटली 250 इंटू 100 यानी कि 25,000 का इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट? लेकिन फ्यूचर के केस में कि आपको सिर्फ और सिर्फ मार्जिन मनी पे करनी है, यू हैव टू जस्ट पे द मार्जिन मनी, राइट? एंड वो मार्जिन मनी कितनी होती है? 5 से 10% की, सिर्फ और सिर्फ। तो 25,000 पे है, आपको सिर्फ कितना पे करना है? जस्ट टू पे 1250 रुपीज, एंड आपको काइंड ऑफ ओनरशिप मिल गई है, आपको काइंड ऑफ ओनरशिप मिल गई है एक फ्यूचर की। सो वन फ्यूचर यूनिट इज बेसिकली कंप्राइजिंग ऑफ मल्टीपल अंडरलाइंग एसेट्स, ठीक है? मल्टीपल होंगे ना आपके पास, तो शेयर्स होंगे, उसके बेस पर आपको एक यूनिट दे दिया गया, एंड एक यूनिट के लिए आपको कितना पे करना पड़ा? जस्ट मार्जिन मनी आपने पे करी है, 1250 रुपए पे किए। अब 100 रुपीज जो प्राइस था, वो लेट से बढ़ के हो गया कितना? वो लेट से हो गया 110 रुपीज। 100 रुपए था प्राइस शेयर का, वो हो गया 110 रुपए हो गया। नाउ इफ इट इज 10 रुपीज इंक्रीज्ड, आपके पास अंडरलाइंग एसेट की कितनी ओनरशिप है? 250 की, यानी कि आपको बेनिफिट कितना हो गया? 2500 रुपए का बेनिफिट हो गया, 2500 रुपीज का बेनिफिट। लगाए कितने थे? 1250। बेनिफिट कितना हो गया? 2500 रुपए का बेनिफिट हो गया। लेकिन ऑपोजिट सिनेरियो लेके चलो, सिर्फ प्रॉफिट मत देखो ना, अब नेगेटिव वाला सिनेरियो लेके चलो। प्राइस ड्रॉप हो गया, एंड प्राइस ड्रॉप टू 90 रुपीज। नाउ इट इज 90 रुपीज। अब आपको कितना नुकसान हुआ? आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी थी 1250 की, वो तो गई गई, प्लस आपको सरप्लस और नुकसान हो गया। सो इन दिस सिनेरियो यू आर टू मेंटेन द मार्जिन मनी, आपको एक अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है विद द एक्सचेंज, राइट? सो डेट व्हाटसोएवर द प्रॉफिट और लॉस इज देयर, वो आपका क्रेडिट होता रहता है, डेबिट होता रहता है, वो आपका डेबिट क्रेडिट होता रहता है, क्योंकि फ्यूचर क्या होता है? दीज आर एमटीएम बेस्ड, मार्क टू मार्केट वैल्यू बेस्ड। क्लियर है चीज? यहां तक क्लैरिटी हो गई है? फ्यूचर्स के बारे में आपको पता लग गया कि क्या क्या चीजें होती हैं, सभी टर्म्स एंड कंडीशंस भी साथ के साथ क्लियर हो रही हैं। देन फिर बात आती है ऑप्शंस के बारे में। दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेरिवेटिव में जो ऑप्शंस हैं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। नो ऑप्शन क्या होता है? जो आपको एक ऑप्शन देता है, विच गिव्स यू ऑप्शन। आपके पास, जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको एग्जांपल बताई थी ना अभी। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक किया था सो एज टू बाय हाउ मेनी यूएसडीज? 10,000 यूएसडीज आफ्टर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, एंड लेट्स से 90.15 के ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया। कितने के ऊपर? 90.15 के ऊपर। नो, दो ऑप्शंस हैं मार्केट में, तीन ऑप्शंस रहेंगी, ए बी सी। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? या तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा फ्रॉम 90.15, या प्राइस कम हो जाएगा, या प्राइस इक्वल टू 90.15 होगा। अगर इक्वल टू है देयर इज नो इशू, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर ज्यादा है प्राइस, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि 90.15 में आप खरीद सकते हो, आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बुक किया हुआ है। लेकिन अगर प्राइस कम हो गया, लेट्स से इट बिकेम 87 रुपीज, 87 हो गया, और आपने कॉन्ट्रैक्ट बुक किया 90.15 में, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में इट वाज एन ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन रहती है कि भाई मार्केट में जितना मर्जी प्राइस हो, आपको तो इसी के ऊपर एग्जीक्यूट करना है कॉन्ट्रैक्ट को, आपको इसी प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट करना है। तो वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ऑप्शंस के केस में आपको एक राइट मिल जाता है कि आपका मर्जी है, अगर तो कर लो परचेस, अगर आपको लगता है फेवरेबल है तो कर लो, अगर नहीं फेवरेबल तो मत करो, ठीक है? तो दैट इज अबाउट द ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जो है, ये भी दो तरह के होते हैं। वन, इट इज रिलेटेड टू राइट टू बाय, जो आपको खरीदने का अधिकार देती है ऑप्शन, उसको हम कहते हैं राइट टू बाय। दैट इज अ कॉल ऑप्शन। वो कौन सी ऑप्शन होती है? कॉल ऑप्शन होती है, जो आपको एक खरीदने का अधिकार देती है। एंड दूसरी ऑप्शन होती है राइट टू सेल वाली ऑप्शन। क्या नाम होता है इसका? एनीवन? राइट टू सेल। काइंडली डू टेल एट द अर्लीस्ट। राइट टू सेल कौन सी ऑप्शन होती है? इट इज अ पुट ऑप्शन, जो आपको बेचने का राइट देती है, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपके ऊपर। यानी कि जो इन्वेस्टर होगा ऑप्शन में, ठीक है, उसके ऊपर किसी भी तरह की ऑब्लिगेशन नहीं रहती है कि भाई नहीं, आपको इसी के ऊपर बाय करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। आपको फेवरेबल लगता है तो परचेज कर लो, सेल कर लो, मर्जी है, जिस तरह की ऑप्शन है उसके हिसाब से कर लो। लेकिन नहीं फेवरेबल लगता तो मत करो, राइट? सो दैट्स अ ऑप्शन। एंड फर्दर ऑप्शन में ना, आपको अलग अलग टर्म समझनी जरूरी है। जैसे एक होता है ऑप्शन सेलर, ऑप्शन सेलर, या फिर हम कहते हैं ऑप्शन राइटर भी बोल देते हैं इसको, जो ऑप्शन को लिखता है, जो अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, दैट्स द ऑप्शन सेलर। और वी बीइंग अ ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, आप शॉर्ट सेल भी कर सकते हो कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को,
आप बाय भी कर सकते हो कॉल ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को, दैट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियोज। तो जो पर्सन इन्वेस्ट करता है ऑप्शन में, उसे एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, वी हैव टू पे अ फीस, जिसको हम क्या कहते हैं, वी से इट टू बी अ प्रीमियम। ठीक है, एक प्रीमियम पे करना पड़ता है टू द ऑप्शन सेलर। आप ऑप्शन सेलर को एक प्रीमियम पे करते हो। ठीक है, आप जैसे इंश्योरेंस के लिए पे करते हो, वैसे आप इसके लिए पे करते हो। एंड ऑप्शन सेलर आपको एक राइट देता है बाय करने का, सेल करने का, बेस्ड अपॉन द ऑप्शंस। एंड जिस प्राइस के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर पाओगे इस ऑप्शन को, प्राइस ऑफ एग्जीक्यूशन, प्राइस ऑफ एग्जीक्यूशन यानी कि मैच्योरिटी ऑफ ऑप्शन के ऊपर अगर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो उस ऑप्शन को, तो जिस प्राइस के ऊपर एग्जीक्यूट कर पाओगे, दैट इज सेट टू बी द स्ट्राइक प्राइस। उसको हम स्ट्राइक प्राइस के नाम से जानते हैं। और जो ऑप्शन सेलर होता है ना, दैट्स हैविंग द अनलिमिटेड रिस्क। अनलिमिटेड रिस्क होता है ऑन द ऑप्शन सेलर। एंड उसको जो फीस पे की जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीमियम। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कॉल ऑप्शन को। सो लेट्स से प्रेजेंट वैल्यू जो किसी एक शेयर की है, दैट इज लेट्स से ₹100 पर शेयर। कितनी वैल्यू है, ₹100 है। एंड यहां पर एक ऑप्शन सेलर है जो आपको कॉल ऑप्शन के लिए, कॉल ऑप्शन के लिए जो स्ट्राइक प्राइस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 130। कितना है, ₹130 का स्ट्राइक प्राइस आपको प्रोवाइड कर रहा है। एंड इसके लिए प्रीमियम कितना है, प्रीमियम इज ₹2 पर शेयर। ₹2 पर शेयर के हिसाब से प्रीमियम जो है वो इन्वेस्टर को पे करना पड़ेगा। क्लियर। और इसकी मैच्योरिटी है आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ मैच्योरिटी है, 1 महीने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हो जाएगा। राइट। अब कॉल ऑप्शन क्या होती है, कॉल ऑप्शन गिव्स यू राइट टू बाय। आपको बाय करने का अधिकार जो ऑप्शन देती है, दैट इज द कॉल ऑप्शन। वो कॉल ऑप्शन है, राइट टू बाय देती है आपको। और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, जिसके ऊपर आप एग्जीक्यूट कर पाओगे, जिसके ऊपर आप एग्जीक्यूट कर पाओगे। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो ₹130 विच इज अ स्ट्राइक प्राइस हेयर, उसके ऊपर आप इस अंडरलाइन शेयर को परचेज कर सकते हो आफ्टर द पीरियड ऑफ 1 मंथ। मार्केट में कुछ भी प्राइस हो ना हो, आप चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं फेवरेबल तो मत करो, कोई इश्यूज नहीं है। अब पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। पहली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं जहां पर प्राइस जो है आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ जो प्राइस है वो हो गया है ₹150। पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि वो ₹100 ही है। और तीसरी पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं डेट इट इज ₹110, कि वो ₹110 है। क्लियर। अब ध्यान से समझना, जब आपके पास प्राइस मार्केट में 150 का है और आपको ऑप्शन सेलर कहता है कि अगर आप चाहो तो मेरे से कौन से प्राइस के ऊपर परचेज कर लो, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर परचेज कर लो, यानी कि ₹130 के ऊपर परचेज कर लो, तो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है? डेफिनेटली इट इज फेवरेबल ना। डेफिनेटली ये चीज आपके लिए क्या है, दिस इज फेवरेबल फॉर यू। व्हाई इट इज फेवरेबल? भाई मार्केट में चीज मिल रही है कितने की, 150 की, लेकिन आपको कितने की मिल रही है, 130 की मिल रही है, तो मेरे लिए तो फेवरेबल है। मैं ₹130 का खरीद करके 150 में बेच दूंगा मार्केट में, तो मैं मुनाफा कमा लूंगा अपना ₹18 का, ₹2 प्रीमियम भी तो पे किया मैंने। सो दिस इज फेवरेबल। और अगर कोई कंडीशन फेवरेबल होती है, इफ ऑप्शन इज फेवरेबल, चाहे पुट ऑप्शन हो चाहे कॉल ऑप्शन हो, अगर, लेकिन अगर वो फेवरेबल है, वी से टू बी द आईटीएम। उसको हम आईटीएम कहते हैं, इन द मनी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, आईटीएम कहते हैं, यानी कि इन द मनी कहते हैं। दूसरे पॉइंट पर आ जाओ, प्राइस कितना हो गया, प्राइस ₹100 है। जितना आपका शुरू में प्राइस था उतना ही है, जितना आपका शुरू में प्राइस था उतना ही है। ठीक है, चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन स्ट्राइक प्राइस कितना है, स्ट्राइक प्राइस इज ₹130। मार्केट में आपको मिल रहा है ₹100 का, लेकिन ऑप्शन सेलर कह रहा है मेरे से 130 का ले लो। कोई बेनिफिट है? नो, नो बेनिफिट एट ऑल। कोई बेनिफिट नहीं है, देर इज नो बेनिफिट एट ऑल। सो दिस इज नॉट फेवरेबल इन दिस सिनेरियो, इट इज नॉट फेवरेबल।
और जब कोई चीज फेवरेबल नहीं होती है, वी से टू बी ओटीएम, आउट ऑफ मनी कहते हैं उसे हम, वी से टू बी द ओटीएम, आउट ऑफ मनी। फिर बात आती है रिलेटेड टू थर्ड सिनेरियो, यहां पर एज्यूम कर लो 130 रुपए हो गया, कितना हो गया 130 हो गया, यानी कि इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस। अब मार्केट में भी 130 का मिल रहा है और आपके पास भी यही अधिकार है कि आप 130 का खरीद सकते हो। सो यहां पर इट इज सेम प्राइस, सेम प्राइस के ऊपर है। और जब हम आईटीएम ओटीएम की बात करते हैं या एटीएम की बात करते हैं, उस टाइम पर वी डू नॉट कंसीडर द प्रीमियम अमाउंट जो हमने पे किया है, वो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। लेकिन अदरवाइज जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो फेवरेबल है अनफेवरेबल है, तब हम प्रीमियम अमाउंट को कंसीडर नहीं करते हैं, वी डू नॉट कंसीडर द प्रीमियम अमाउंट। तो अगर 130 रुपीज है, तो यानी कि स्ट्राइक प्राइस की इक्वल है, मार्केट में भी 130 का है और आपके पास भी आपको ऑप्शन सेलर से भी 130 का मिल रहा है। सो देर इज बेसिकली नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं है, कोई डिफरेंस है ही नहीं किसी चीज को लेकर के, नो चेंज। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी से टू बी एटीएम एट द मनी कहते हैं, एट द मनी। ये ऑटो टेलर मशीन वाला नहीं है, दिस इज एटीएम मींस एट द मनी। तो ऑप्शंस के केस में अगर तो फेवरेबल है तो आईटीएम, नॉट फेवरेबल तो ओटीएम, आउट ऑफ मनी, और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस, इट मींस एटीएम एट द मनी। और इवन, तो ये तो बात होगी रिलेटेड टू कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन के बारे में, आपको क्लैरिटी होगी कि कैसे काम करती हैं चीजें। बट इवन बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी, मैच्योरिटी के बेस के ऊपर भी कि आप एग्जीक्यूशन कब कर सकते हो, उसके बेस के ऊपर भी ऑप्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एंड डेफिनेटली इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एक होता है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन, एक होता है अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन, दूसरा होता है यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। और इंडिया में कौन सी चलती है, अमेरिकन या यूरोपियन? यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन इंडिया में चलती है, यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन। अब ये होता क्या है, अगर लेट से मैच्योरिटी है आफ्टर 1 मंथ, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और इवन बिफोर दैट, उससे पहले भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी अमेरिकन ऑप्शन, अमेरिकन स्टाइल ऑप्शन। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैच्योरिटी डेट के ऊपर ही एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, मैच्योरिटी डेट के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, देन वी से टू बी द यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन, तो उसको हम यूरोपियन स्टाइल ऑप्शन कहते हैं। क्लियर? देन आफ्टर दैट इट्स अबाउट द स्वैप्स। अब स्वैप का मतलब क्या होता है, स्वैप इज जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप जो कैश फ्लोज होते हैं उनको आपस में एक्सचेंज करते हो, उनको आपस में क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। लेट्स से यहां पर है पर्सन ए, जिसने एक नोशनल वैल्यू, लगभग जो पैसा इसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 1 रुपए का, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसने कर रखा है। एंड पर्सन ए को मिल रहा है फिक्स्ड इंटरेस्ट, क्या मिल रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का। फॉर नाउ ही इज गेटिंग 8% ऑफ द फिक्स्ड इंटरेस्ट वैल्यू। और यहां पर है पर्सन बी, जिसने सेम 1 करोड़ तक का ही अमाउंट इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, और इसको मिल रहा है फ्लोटिंग रेट, क्या मिल रहा है इसको, फ्लोटिंग रेट इसको मिल रहा है। और ये मिल रहा है लाइबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट प्लस 2%। इसको ये इंटरेस्ट मिल रहा है, बेंचमार्क रेट क्या, लाइबोर है, कोई भी एक्सेप्टेबल बेंचमार्क रेट है। और 2% का इसमें इसको आगे बेनिफिट मिल रहा है, राइट। तो लेट से इस टाइम पर लाइबोर जो है वो मान के चलते 6% है, तो इसको कंपेरेबल कितना मिल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 8% ही मिल रहा है, 6% प्लस 2% हो गया। अगर मैं लाइबोर को लेट कर रहा हूँ 6%, तो लगभग इसको 8% ही मिल रहा है, लगभग इसको 8% की रिटर्न मिल रही है। अब फिक्स्ड परसेंट वाला पर्सन चाहता है नहीं भाई, मुझे तो फ्लोटिंग वाला चाहिए, रेट चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो रेट अप जाएगा, मुझे तो ज्यादा इंटरेस्ट अर्न करना है। और फ्लोटिंग वाला कहता है नहीं भाई, मार्केट में कमी आ सकती है, तो मुझे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट चाहिए। सो बेसिकली फिक्स्ड वाला चाहता है कि मुझे फ्लोटिंग मिल जाए, और फ्लोटिंग वाला चाहता है कि मुझे फिक्स्ड रेट मिल जाए। तो ये एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में आपस में एंटर हो जाते हैं। सो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, दो जो आपस में डील कर रही हैं। सो इट विल बी व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ओटीसी होगा या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड होगा स्वैप, इट विल बी ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। सो स्वैप भी क्या हुआ, स्वैप इज आल्सो द ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? अब आपस में इन्होंने एक्सचेंज कर लिया
फर्स्ट सिनेरियो लेट करते हैं कि लाइबोर जो था वो हो गया है 7%। कितना हो गया लाइबोर? 7% हो गया। फिक्स्ड वाले को तो 8% ही मिल रहा है, लेकिन फ्लोटिंग वाले को कितना मिल रहा है? 7+2 यानी कि 9% मिल रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना रेट का, 8% से ज्यादा का जो रेट है 1% का, वो ये कैलकुलेट करेगा ऑन 1 करोड़ रुपीज और उसे पे कर देगा टू द पर्सन ए। 1% का जो भी अमाउंट बनेगा वो पे कर देगा टू द पर्सन ए। एंड अगर लेट से दूसरा केस लेते हैं, लाइबोर जो था वो रह गया 5%, यानी कि इफेक्टिव जो रिटर्न अब पर्सन बी को मिल रही थी फ्लोटिंग रेट के ऊपर वो बन गई 5+2 7%। वो 7% मिल गई। तो उस केस में जो पर्सन बी है वो 1% का अमाउंट कम मिल रहा है ना, क्योंकि ये उसको, क्योंकि ठीक है, तो वो डिफरेंस पे कर देगा टू द पर्सन बी है। सॉरी, पर्सन ए जो है वो पे करेगा, पर्सन ए जो है वो पे करेगा टू द पर्सन बी हियर, राइट? सो 1% अगर इसको पे कर दिया तो इसको तो 8% ही मिल रहा है ना। तो चाहे इसके पास फ्लोटिंग रेट था, लेकिन अब इसको एक्सपोजर कितना मिल रहा है? एक्सपोजर इसको फिक्स्ड रेट का मिल रहा है। और पर्सन ए जिसके पास फिक्स्ड इंटरेस्ट इनकम आ रही थी, लेकिन इसको एक्सपोजर कौन सा मिल रहा है? एक्सपोजर इज ऑफ द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज ऑफ द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? सो ये मेजर चीजें होती हैं। सो इसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स बेसिकली अबाउट द डेरिवेटिव्स पार्ट। तो आई होप कि आपको ये डेरिवेटिव्स का जो पार्ट है वो सारी चीजें क्लियर जरूर हो गई होंगी, राइट? दैट विल बी ऑल अबाउट टुडे वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो यू कैन बी लेटिंग नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फर्दर डू डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द लिंक iibf24/app। एंड अगर आप iOS यूजर हैं, इट विल बी आस्किंग फॉर द ORG कोड विच इज GEGKT। So just do download the application and start your preparations. Thank you so much and see you again in the next video.